Write down the heading meaning of fire under fire insurance contract. लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट डाउन द हेडिंग मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो व्हाट इज़ फायर बेसिकली मीन्स इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बर्निंग. ठीक है, तो कोई भी जलने की हालत में कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम फायर बोलेंगे अंडर द फायर इंश्योरेंस. ठीक है, इट नॉट ओनली हॉस्टाइल फायर. हॉस्टाइल फायर समझ रहे हैं, मीन्स घरेलू आग नहीं कि आपने गैस ऑन करा उसमें जो आग लग रही है तो उसको आप क्या देंगे कि फायर इंश्योरेंस इसका करा लेंगे. या फिर थोड़ी बहुत आग, जैसे दिए से कोई आग लग गई, ठीक है, थोड़ी सी आग लग गई तो उसका इंश्योरेंस, दैट इज़ हॉस्टाइल फायर. ठीक है, फ्रेंडली फायर, ये फ्रेंडली फायर का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है. अंडर फायर इंश्योरेंस फायर means condition of burning, means anything is burning regularly. ठीक है, जिससे आपका नुकसान हो रहा है, that is considered to be fire. तो इसके बेसिस पे 2 पॉइंट लिख लीजिए. मीनिंग ऑफ फायर अंडर फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये हेडिंग रहेगी आपकी. 2 पॉइंट इसके अंडर लिख लीजिए, ए एंड बी. ए में आपका रहेगा देयर मस्ट बी एक्चुअल फायर और इग्निशन. देयर मस्ट बी एक्चुअल फायर और इग्निशन. मैम एक्चुअल फायर और इग्निशन, IGNITION, IGNITION. इग्निशन फायर मीन्स कि जैसे कोई स्पार्क हुआ, ठीक है, मीन्स जो जानबूझ के नहीं लगाई जा रही है, जो एकाएकी लगी जा रही है. और वो फायर जो है डोमेस्टिक फायर से बिल्कुल अलग है, जो कि काफ़ी बड़ी फायर जो कि नुकसान कर सकती है. ठीक है, एक्चुअल फायर होना चाहिए जिसको हम इग्निशन भी कहते हैं. और बी में लिखिए इट मस्ट बी एक्सीडेंटल. It must be accidental in origin. It must be accidental in origin so far as the insured is concerned. यस. It must be accidental in origin so far as the insured is concerned. तो ये एक्सीडेंटल होना चाहिए ओरिजिन से ही, मीन्स आप जानबूझ करके अपने गोडाउन में या कहीं भी आग लगा रहे हैं, जैसे ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जिससे कि आग ये दिख रहा है कि आप खुद लगा रहे हैं. ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है. इट मस्ट बी एक्सीडेंटल फ्रॉम द ओरिजिन. शुरुआत से ही कैसी होनी चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए. ठीक है, तो इसी को आगे जो है एक्सप्लेन करा हुआ है एक्चुअल फायर और इग्निशन को. फायर के बाद क्या बोला? Actual fire or ignition means burning the presence of flames in a condition prerequisite. Thus, the damage by the smoke, heating, scorching, or without the actual burning is not considered as fire. ठीक है, मीन्स कहीं से भी स्मोक निकल रहा है और थोड़ी सी आग लग गई, ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को एक्चुअल फायर में वो कंसीडर नहीं होंगी, जिसके लिए कोई क्लेम नहीं मिलेगा. एक्चुअल फायर मीन्स एक्चुअल फायर जहाँ से नुकसान हो और वो आग जैसी लगे. ठीक है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट ये कह रहे हैं नो क्लेम विदाउट फ्लेम. ठीक है, तो आप एक्चुअल फायर को एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, नो क्लेम विदाउट फ्लेम, मतलब जब तक के आग के जो है भपके ना उठें और ज़्यादा आग ना लगी हुई हो तब तक के कोई क्लेम नहीं मिलेगा. ठीक है, बी में है एक्चुअल फायर इग्निशन मस्ट बी एक्सीडेंटल. ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल होना चाहिए. कोई भी if the third party deliberately set the fire to the insured property, it is still accidental provided the third party is not acting with the convenience of the insured. means अगर थर्ड पार्टी, ठीक है, कोई दुश्मन पार्टी या कोई थर्ड पार्टी
जो कि आपके बिजनेस का कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, वो मतलब बिजनेस से आपके रिलेटेड नहीं है, आपके नोन नहीं है, और उन्होंने आग लगा दी, तब भी वो क्या कही जाएगी, एक्सीडेंटली फायर कही जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई कंसेंट नहीं था, ठीक है। तो जिस भी आग में आपका कंसेंट ना हो और वो एक्सीडेंटली लग गई हो, उसका क्लेम मिलेगा, अदरवाइज उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा, जो कि एक्सीडेंटल ना हो और जो जानबूझ करके लगाई जाए। इसीलिए जब फायर इंश्योरेंस जब भी होता है और जब कहीं भी आग लगती है, क्लेम करने से पहले वो लोग टेस्ट करते हैं कि ये ओरिजिन से ही एक्सीडेंटल है कि नहीं है, या फिर जानबूझ करके लगाई गई है, ठीक है। Now write down the next heading, scope of fire insurance. Scope of fire insurance. स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, इसके आगे लिख लीजिए, हेडिंग डालिए स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस और आगे उसको एक्सप्लेन करिए। सेक्शन 2 ऑफ इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938, सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। कौन सेक्शन के अंडर? सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। कौन सा एक्ट रहेगा? 1938, वही आपका इंश्योरेंस एक्ट रहेगा इसके अंदर भी। तो इसमें आपका स्कोप बताया गया है फायर इंश्योरेंस का, ठीक है, कि मीन्स फायर इंश्योरेंस कहाँ तक के रिस्क कवर देती है और इसका स्कोप कहाँ तक के है। तो इसके बेसिस पे दो स्कोप यहाँ पे बताए गए हैं। ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, दो सब हेडिंग डालिए या फिर फ्लो चार्ट टाइप का क्रिएट कर लीजिए खुद, ठीक है। स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस और नीचे फ्लो चार्ट टाइप का क्रिएट करिए। एक तरफ लिखिए ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस और दूसरी तरफ लिखिए कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉडर स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। पहले में रहेगा ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, दूसरे में लिखिए कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉडर स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले में ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस में बता रहे हैं ओनली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड्स ओनली दोज रिस्क विच डिफाइन द नैरो स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस विच इज़ लॉसेस कॉज्ड बाय द फायर ओनली, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि खाली फायर से रिलेटेड हो, मतलब फायर की वजह से जिससे नुकसान हो गया हो। तो इसके अंडर दो सब हेडिंग बताई गई है, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए फायर इंश्योरेंस के लिए। फायर इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए फायर से आपके पास लॉस से दो जो है कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। देयर मस्ट बी एक्चुअल फायर और दूसरा क्या है, द फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल, ठीक है। तो जब हम ऑर्डिनरी स्कोप की बात करते हैं यहाँ पे, तो दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कौन कौन सी, कि वो एक्चुअल फायर होनी चाहिए और दूसरा वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस को दो सब क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। ए लिख लीजिए उसी के नीचे, रिस्क कवर अंडर फायर इंश्योरेंस, रिस्क कवर अंडर फायर इंश्योरेंस। रिस्क कवर अंडर फायर इंश्योरेंस और दूसरे बी में लिखिए रिस्क नॉट कवर अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़।
तो इसमें दो चीज़ आती है ऑर्डिनरी स्कोप में, एक रिस्क वो रिस्क जो कि कवर होगा आपका फायर इंश्योरेंस से, और दूसरा वो रिस्क जो कि फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होगा, वेदर यू आर टेकिंग द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और नॉट टेकिंग द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है कि आपने ले रखी है पॉलिसी, नहीं ले रखी है, लेकिन उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ हेड्स हैं कि वो जो है पॉलिसी के अंदर कवर नहीं होते हैं, और जो कवर होते हैं वो इस तरीके से हैं। ठीक है, उसमें लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट डाल के, रिस्क कवर अंडर फायर इंश्योरेंस। फर्स्ट लिखिए फायर और इग्निशन, फायर और इग्निशन। सेकेंड लिखिए ब्लास्टिंग ऑफ बॉयलर, ब्लास्टिंग ऑफ बॉयलर used for household purposes, blasting of boiler used for household purposes. Then third point is blast of gas cylinder used for household cooking, blast of gas cylinder used for household cooking. And fourth one is blast of gas etc used for purpose of lighting, heating in any building. तो पहला आपका आ जाता है फायर या इग्निशन, इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेकेंड आता है ब्लास्टिंग ऑफ बॉयलर, बॉयलर्स जो आपके हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, नॉट फॉर द फैक्ट्री एंड ऑल, यहाँ पे जो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए बॉयलर यूज़ होते हैं उनका ब्लास्ट होना कवर होता है अंडर द फायर इंश्योरेंस। देन थर्ड वन इज़ ब्लास्ट ऑफ गैस सिलेंडर यूज फॉर हाउस होल्ड कुकिंग, जो एलपीजी गैसेस होते हैं उनका ब्लास्ट होना भी कवर होता है अंडर द फायर इंश्योरेंस। देन द ब्लास्ट ऑफ गैस एक्सेट्रा यूज फॉर द पर्पस ऑफ लाइटिंग एंड हीटिंग। ठीक है, लाइटिंग और हीटिंग बिल्डिंग के लिए, प्रॉपर बिल्डिंग के लिए, कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है कोई भी तरीके का सिलेंडर, उसका ब्लास्ट हो जाना, ये भी आपका फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो ये रिस्क कवर अंडर है द फायर इंश्योरेंस। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। Blast of gas etc, blast of gas etc used for the purpose of lighting and heating, used for the purpose of lighting and heating in any building, in any building. थैंक यू मैम। Okay, the next heading is risk not covered under the fire insurance. ठीक है, कौन कौन से रिस्क कवर नहीं कवर होते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, तो अभी इसमें कह रहे हैं कि जैसे some goods and properties are not eligible for the insurance outrightly under the fire insurance policies. पहले तो इसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि आपके फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होते हैं, वो कौन कौन से गुड्स हैं। इसमें हेडिंग डाल लीजिए रिस्क नॉट कवर अंडर द फायर इंश्योरेंस। फर्स्ट पॉइंट लिखिए गुड्स नॉट एलिजिबल फॉर फायर इंश्योरेंस, नॉट एलिजिबल फॉर फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के लिए कौन कौन से गुड्स एलिजिबल नहीं हैं, तो उसमें पहला लिखिए प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, आर्टिकल्स, maps, MAPS maps, stamps, checks, goods or properties kept under the trust, goods and properties kept under trust, account books, records, rare documents, RARE, rare documents or writing etc. मीन्स द गुड्स विच आर प्रीशियस इन नेचर, यहाँ समझ लीजिए जो कि बहुत ही प्रीशियस इन नेचर हैं, स्पेसिफिक इन नेचर हैं, उनका कोई फायर इंश्योरेंस नहीं होता है, उनके बराबर कोई भी क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा।
जैसे डायमंड का, आपके घर में डायमंड रखा हुआ है, ठीक है, या कोई भी गोल्ड की सारी जितनी भी ऑर्नामेंट्स आपने घर में रखी हुई हैं और आपने घर का अपना फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो ऑब्वियसली योर पॉलिसी इज़ नॉट इक्वल टू द ऑर्नामेंट्स विच यू आर केप्टिंग इन योर हाउस, ठीक है। जो भी आपने घर के अंदर अपने ऑर्नामेंट्स रखे हुए हैं, पॉलिसी उसके बराबर नहीं होगी। करोड़ों रुपए की आप पॉलिसी नहीं करा रहे हैं, अपने घर की आप पॉलिसी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली जो मैप्स होते हैं, राइटिंग होती है, आर्टिकल्स होते हैं, आपकी गुड वर्क्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, ये कवर नहीं होते हैं अंडर द फायर इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑर्नामेंट और दैट आर्टिकल्स। Second is losses caused by certain or uncertain event. Losses caused by certain अनसर्टेन इवेंट्स। सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स में समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो कि ना चाहते हुए भी हो रहे हैं, जैसे लड़ाई दंगे, राइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सिविल डिस्टर्बेंसेस, सिविल disturbances, internal emergencies, internal emergencies, earthquakes, storms, etc. ठीक है। तो इसमें जो भी कॉज, हाँ बेटा बताओ, फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, losses caused by certain uncertain events, losses caused by certain uncertain events. Example, civil disturbance, civil disturbance, war, 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 internal emergencies, storms, flood, etc. ठीक है। तो जैसे नेचुरल डिज़ास्टर हुए या फिर वॉर, लड़ाई दंगे हो गए, राइट्स हो गए, और उसकी वजह से अगर आग लग गई तो उसका कोई प्रॉपर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल नहीं है। एक्सीडेंटल अगर हो भी गई तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आप लोग ने अभी देखा होगा, हाँ, व्हाट, कुछ पूछना? जैसे कि कोई भी कुछ भी लड़ाई दंगा हो रहा है, लेकिन हमने अपना घर का इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस, तो तब हमारे घर में आग लगेगी तो हम तब हमें क्लेम नहीं मिलेगा, यही बता रही हैं? हाँ, तब क्लेम नहीं मिलेगा, यही कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कि जैसे वॉर हो गई, ओके। ठीक है, वॉर हो गई वो तो इसमें एक्सीडेंटल है बट वो रिस्क के अंदर कवर नहीं होता है फायर यस इंश्योरेंस के लिए। यस यस यस, ठीक है, समझ गया तुम लोग। तो इस तरीके का कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर रिस्क कवर आपको नहीं मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है स्पॉन्टेनियस फायर इन जंगल और बुशेस। स्पॉन्टेनियस फायर इन जंगल और बुशेस, मतलब आपने जंगल के बीचों बीच में घर बना रखा है और जंगल में आग लग गई, ठीक है। तो जंगल में जब आग लगती है तो सारी चीज़ों का नुकसान होता है, हाँ, तो और जंगल का कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता है, तो इसी के लिए वजह से इसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। फोर्थ आ जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन कॉज्ड बाय केमिकल। इसको लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन कॉज्ड बाय केमिकल्स। spontaneous combustion caused by chemical means you are working in some chemical factory और आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ड्यू टू दैट एक्सपेरिमेंट जो फायर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये जो फायर ब्रेकआउट हुआ है ये इसको इंटेंशनली तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये एक्सीडेंटल भी नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो केमिकल फैक्ट्री में इस तरीके के केसेस होते रहते हैं और ये थोड़ा फ्रीक्वेंट वे में होते हैं, इस वजह से इनकी भी इंश्योरेंस नहीं होती है। कोई भी केमिकल की वजह से अगर कोई केमिकल कंबशन हो रहा है तो उसका भी इंश्योरेंस नहीं होगा। देन theft during fire or after the breakout of fire। फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, theft during fire or after the breakout
द फायर मीन्स घर में आग लग गई, और किसी घर में आग लगी और उसके घर में चोरी हो गई, या आग लगते दौरान चोरी हो रही है या उसके बाद चोरी हो रही है, तो जो भी आपका मटेरियलिस्टिक लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो भी मटेरियल थिंग्स का लॉस हो रहा है, वो लॉस कवर अंडर नहीं होगा अंडर द पॉलिसी, क्योंकि थेफ्ट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड फायर इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट लॉसेज हैं, तो इसके अंदर भी थेफ्ट वाला लॉस कवर नहीं होगा। सिक्स्थ है कंपल्सरली burning of goods or properties by the order of government or court decision। मीन्स कंपल्सरी आप गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें जला देने की आदेश दिए हैं, ठीक है, और उनके जलाए जाने की वजह से आपके बिज़नेस को नुकसान हुआ है, तो उसके अंदर भी आपको फायर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, वेदर यू आर टेकिंग इट, जो है आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो चाहे ना लिए हो, ठीक है, वेदर यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी और नॉट। ठीक है, तो जैसे कुछ 6 पॉइंट है कंपल्सरी बर्निंग ऑफ गुड्स, कंपल्सरी COMPULSORILY compulsory burning of goods or properties by the order of government or court decision, by the order of government or court decision। मतलब किसी का कोई इलीगल वर्क है, ठीक है, वो अपना ड्रग सप्लाई करता है, किसी चीज़ के अंदर छुपा उपा के करते हैं, जूते वूते का कारोबार है, जैसे शूज़ वगैरह का, उसके सोल के अंदर छुपा के कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिन। तो इस तरीके से अगर वो कर रहे हैं तो हर जगह उन कहीं ना कहीं से पता चल गया सीबीआई वालों को कि भाई ये ऐसा काम कर रहा है, एक दो जगह उसने डिब्बे खोल के देखे तो हाँ इस तरीके का सामान मिला। तो अभी क्या करेगी गवर्नमेंट, और कोर्ट क्या आदेश दे देता है कि भाई इसका जितना भी माल है सब बाहर निकालो, जितना भी स्टॉक है, और उसको जला दो। अब उस बंदे ने तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपनी शू फैक्ट्री के लिए तो उसने वो ले रखा था इंश्योरेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसका ऑर्डर आया, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि इसको जला दिया जाए बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी तरीके का आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिस्क नॉट कवर अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, ठीक है। ये कौन से हेड के अंदर आ रहा था, ऑर्डिनरी स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। अब सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव और बॉर्डर स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉडर स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ के अंदर क्या आ जाता है फायर इंश्योरेंस के, ये इसके स्कोप को ब्रॉड कर देता है। मीन्स अभी तक अगर हम बात कर रहे थे तो एक्चुअल फायर की, एक्सीडेंटल फायर की, इन सब की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं जो इसके स्कोप को ब्रॉड कर देते हैं, विस्तार करते हैं इसको, ठीक है, बढ़ाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हेडिंग आ जाएंगी। फर्स्ट हेडिंग लिखिए, बाय इंक्लूडिंग द एक्सक्लूडेड पेरिल्स एंड रिस्क। By including the excluded perils, PERILS, perils and risk, means जो आपने रिस्क इसके पहले छोड़ रखे थे, ठीक है, जो पेरिल्स, जो रिस्क आपने इससे पहले छोड़ रखे थे इंश्योरेंस में, वो सारे रिस्क इसके अंदर अब कवर होंगे। सेकेंड लिखिए, by including consequential losses and other indirect fire risk, by including consequential losses and other indirect fire risk। तो जब हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें उस टाइप के रिस्क कवर होते हैं विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अंडर द जनरल इंश्योरेंस स्कीम और पॉलिसीज़ हैव बीन इंक्लूडेड अंडर द कवर ऑफ फायर इंश्योरेंस। सच पॉलिसीज़ आर कॉल्ड स्पेशल पेरिल्स, ठीक है। मीन्स जब हम अभी से पहले ऑर्डिनरी इंश्योरेंस की बात कर रहे थे तो कुछ हम लोग ने जनरल चीज़ें ही ली थी कि ब्लास्टिंग ऑफ जो बॉयलर और सिलेंडर और इस तरीके की जो चीज़ें पड़ी थी, तो उनको छोड़ करके
ठीक है। जिन जिन चीज़ों को हमने ऊपर छोड़ा हुआ था, एक्सक्लूड करा हुआ था, वो यहाँ पे आके इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे इंश्योरेंस रिलेटेड टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, अर्थक्वेक, ब्लास्ट एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अर्थक्वेक हुए, बड़े ब्लास्ट हुए, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी में किसकी बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट चीज़ों की लॉस की बात कर रहे हैं। जैसे लॉकआउट आफ्टर द फायर इन द फैक्ट्री, बियरिंग फॉर ऑफ फिक्स चार्जेस और एक्सपेंसेस आफ्टर द फायर। ठीक है। तो जैसे लॉकआउट हो गया, अभी लॉकआउट जैसे लॉकडाउन चल रहा है वैसे लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में आग लगी। ठीक है, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लॉकडाउन की वजह से लगी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ कोई देख रेख करने के लिए नहीं था और पता था कि स्विच कुछ ऑन रह गया और वहाँ तक लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है। ठीक है। तो डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो हो रही है, जिसकी वजह से स्पार्क और स्पार्क की वजह से हो गया। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फायर रिस्पॉन्सिबल है, बट ये हुआ किसकी वजह से, लॉकआउट की वजह से हुआ। ठीक है। फिर कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं जो फायर लग चुकी होती है उसके बाद, उसका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है। मीन्स ये समझ रहे हो, तुम्हारे जो फायर का स्कोप था, फायर इंश्योरेंस का स्कोप था, इसको ब्रॉड कर रहा है अभी। फायर तक की बात नहीं रह गई, उसके बाद के आगे के खर्चों की बात हो रही है। ठीक है। उसको भी आप इंश्योर करा सकते हैं। देन द एक्सपेंसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द प्रॉपर प्रोडक्शन एक्सेट्रा। मीन्स आग लगने के बाद भी फिर से आपको अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो उसका भी इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके के सारे रिस्क, लॉसेस और जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट रिस्क, ये सारे आपके सेकेंड कैटेगरी में कवर होते हैं, विच इज़ बाय इंक्लूडिंग द कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस एंड अदर इनडायरेक्ट फायर रिस्क। ठीक है।